मॉर्निंग में भैया का कॉल आया मेरे पास, तो उनको लगा कि शायद इसका हुआ नहीं है, इसलिए उसने हमें बताया नहीं है। और मैंने इसलिए नहीं बताया था कि रात को डिस्टर्ब ना हो वो। तो फिर उनका कॉल आया कि मतलब कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, नहीं हुआ। तो मैं कहा नहीं हो गया मेरा। 5-6 बजे से शुरू करके रात के 12 बजे तक वो मेरा पीक टाइम होता था पढ़ने का, क्योंकि डिस्टर्बेंस भी कम होता था, आवाज़ें भी। खुद से नहीं बताती कि रिज़ल्ट क्या रहा, उन्होंने पूछा नहीं कि एग्ज़ाम दिया था तो इसका रिज़ल्ट क्या रहा। तो वो एक मेंटल सपोर्ट जो होता है ना, वो बहुत था मेरी फैमिली के साथ। इतना टाइम बैठ के मॉक लगा रहे, फिर उसकी एनालिसिस फिर करना, तो थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता था मेरे लिए। वो सेक्शनल मॉक तुरंत की तुरंत दिया, तुरंत एनालाइज किया, तो वो माइंड में रह जाती थी। प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना हो सके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे ASO हिमांशु राठी। आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको CGL 2022 की टॉपर रजनी देसवाल से। जानते हैं क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी उन्होंने, कैसे प्रिपरेशन की, कैसे अच्छी रैंक लेके आई और ASO इन CSS में सिलेक्शन लिया इन्होंने। रजनी जी, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत। मेरा नाम रजनी देसवाल है और मैं पलवल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। इस बार मुझे ASO CSS मिला है। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? ओके, मैंने BSc की है साइंस से, PCM से, और आफ्टर दैट MSc। तो CGL के बारे में आपको कब पता चला कि वही CGL एग्ज़ाम होता है, कोई इसको अटेम्प्ट करना चाहिए? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब सोचा था कि प्रिपरेशन करेंगे तो UPSC के लिए सोचा था, बट फ्रेंड्स वगैरह सब CGL की प्रिपरेशन के लिए जा रहे थे, तो सोचा कि ठीक है एक जॉब ले लेते हैं पहले, उसके बाद UPSC देखते हैं। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया आपने फिर? ओके, प्रिपरेशन सबसे पहले मैंने खुद से ही बुक्स वगैरह जो आते हैं, किरण वगैरह, थोड़ा गाइडेंस यूट्यूब से वो लिया मैंने। आफ्टर दैट भाई के कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बताया कि कुछ टीचर्स के बारे में, तो वहाँ से थोड़ी गाइडेंस। तो आपने कोचिंग ज्वाइन की या क्या किया फिर? मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है मैथ्स के लिए, उसके अलावा सब चीज़ों का खुद से ही किया है। सेल्फ स्टडी किया आपने सब स्टार्टिंग से ही जी? तो पहला अटेम्प्ट कब दिया आपने CGL का? 2019 में। उसमें क्या रिजल्ट रहा? एग्जाम था, उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि प्री में भी अच्छे मार्क्स नहीं बने थे और Tier 3 में भी थोड़ा कम रह गया, तो ओवरऑल मेरिट में मैं नहीं आई। ओके, फाइनल स्टेज तक आप पहुंच गए थे 2019 में। तो उसके बाद क्या रहा फिर? उसके बाद 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 2800 के आसपास मेरी रैंक होगी, तो उससे मुझे अकाउंटेंट मिला, पर वो बेंगलोर मिला था। एट द सेम टाइम NTPC का रिज़ल्ट आया, तो फिर ये मुझे अम्बाला में सीनियर क्लर्क रेलवे में मिली, तो मैंने ये ज्वाइन कर ली। तो जब 2022 में पैटर्न चेंज हो गया, तो उस पर आप क्या सोचा आपने? पैटर्न चेंज हो गया, कैसे तैयारी करनी है? ये पैटर्न सबके लिए ही नया था और उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था अलग अलग वीडियो से कि मैथ टफ आएगा, रीजनिंग बहुत बैंक वाली दे देंगे, या फिर GS बहुत ज़्यादा हार्ड दे देंगे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो पुराना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब मैंने वही लगाए और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्रिपेयर की। सेक्शनल प्रिपरेशन मतलब मैंने अलग अलग रखी अपनी, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर जितना भी अभी तक था CGL का पहले आता था उसके अकॉर्डिंग। तो क्या रैंक आई आपकी इसमें एग्ज़ाम में? मेरी 669। 669 जी। तो जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो आपने कुछ सोचा था अभी क्या रैंक लेके आनी है? मुझे कुछ माइंड में था आपका कि भाई टॉप रैंक लेके आनी है या क्या चाहिए आपको? नहीं, मुझे था कि बस नॉर्थ में 4600 मिल जाए। अच्छा, तो आपका प्री में क्या स्कोर रहा था? प्री में मेरे 153 मार्क्स थे। तो प्री जैसे क्वालिफाइंग था इस बार, तो बच्चे लाइटली ले रहे थे उसे, तो आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे? हाँ, प्री के टाइम पे प्रिपरेशन मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम में NTPC का भी चल रहा था, रेलवे का। अच्छा। DV। तो हाँ, प्री बस क्वालिफाइंग है ये सोच के माइंड में था। प्रिपरेशन मतलब मेरा जो था मेंस के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, जो चल रही थी। तो जैसे प्री का दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद फिर आपने सेक्शनल तैयारी कैसे स्टार्ट की अपनी? ओके, क्योंकि मेरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका था, जो भी जनरल सिलेबस होता है। उसके बाद मेरा मेन फोकस प्रैक्टिस पे ही था, तो मैंने प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक लगाना शुरू किया, और जो कि टेक्स्ट बुक पे भी है, आई थिंक करंट मुद्दे वाले भी देते हैं, अवेलेबल कराते हैं। तो वो सब मैंने बार बार उन्हीं टेस्ट को अलग अलग ID से लेके, कि मतलब वो प्रीवियस ईयर पे मैंने अपनी पकड़ अच्छी खासी। कितने मॉक्स लगाए होंगे आपने एग्ज़ाम से पहले? क्योंकि मैंने सेक्शनल मॉक लगाए, प्रॉपर मॉक तो मैंने मुश्किल से 5-6 लगाए होंगे। और बाकी जो टॉपर्स कहते हैं भाई डेली का मॉक लगाओ, ऐसा कुछ नहीं था आपके माइंड में? वो सेक्शनल मॉक से कवर हो जाता है ना। अच्छा। क्योंकि एक मतलब लगातार आप इतना टाइम बैठ के मॉक लगा रहे, फिर उसकी एनालिसिस फिर करना, तो थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता था मेरे लिए। वो सेक्शनल मॉक तुरंत की तुरंत दिया, तुरंत एनालाइज किया, तो वो माइंड में रह जाती थी चीज़ें, और फिर मतलब अच्छा भी लगता था एनालाइज करने में भी,
कि अभी अभी याद है क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ, ये चीज़ें। तो तैयारी आप लाइब्रेरी में करते थे या कैसे करते थे आप? नहीं, मैं घर पे ही करती थी। अलग रूम, स्टडी रूम था, डिस्टर्बेंस नहीं था, तो इसलिए घर पे हो जाती थी। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट रहता था पूरी तैयारी में आपको? जी बिल्कुल, फैमिली का पूरा आपका सपोर्ट। शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई का, वो बताइए हमें आप। मेरा मोस्टली नाइट स्टडी का रहता था ज़्यादा, तो मैं लेट उठने का होता था 11-12 बजे, तो मोस्टली मेरी रात को ही पढ़ाई होती थी। जैसे शाम के 5-6 बजे से शुरू करके रात के 12 बजे तक वो मेरा पीक टाइम होता था पढ़ने का, क्योंकि डिस्टर्बेंस भी कम होता था, आवाज़ें भी कम आती थी, तो इसलिए। और मॉर्निंग और आफ्टरनून में? मॉर्निंग और आफ्टरनून में थोड़ा चिल रहता था कि पढ़ लिए, फिर थोड़ा घूम आए, फैमिली से बातें कराए रूम से निकल के, या फिर और कहीं बाहर चले गए। तो ओवरऑल अगर देखें तो दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? 7 to 8 आवर्स। कंप्यूटर भी इस बार जैसे नया ऐड किया था, वही क्वालिफाइंग था, काफ़ी बच्चे इसमें फेल भी हुए हैं एग्जाम कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? कंप्यूटर के लिए मैंने तो लास्ट टाइम में आभास सैनी सर ने एक पीडीएफ दी थी कंप्यूटर की, मैंने सिर्फ वो पीडीएफ पढ़ी है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर तुम वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी अगर प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी अगर आपको है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। मैथ्स में क्या स्कोर रहा आपका मेंस में? मेरा मैथ्स में 87, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मोड वाला। हाँ, रीजनिंग में 82। और इंग्लिश और जीएस में? इंग्लिश में 123 एंड जीएस में 35 जी। काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो 50 to 60% बच्चे बिलो 20 रह जाते हैं जीएस में मार्क्स, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप, कैसे तैयारी करनी चाहिए? जीएस मेरा भी सबसे थ्योरी पढ़ने पे मैं ज़्यादा ध्यान देती थी, फिर उसके बाद मुझे मतलब जैसे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मुझे लगा कि जितना भी आप कवर कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करो। तो एक मैं परचम क्लासेस करके यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पढ़े हैं उनके स्टैटिक जीके के, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं निमोनिक्स टेक्निक्स यूज़ करके। इसके अलावा मैंने क्या किया था, मैंने मैप ले लिए थे मार्केट से, और जैसे कोई भी टेम्पल है, डांस फॉर्म है, वो मैं मैप में स्टेट के आगे लिख देती थी, तो वो इमेज माइंड में बन जाती थी ना। जैसे कभी कोई क्वेश्चन भी आया, अच्छा ये नाम तो उधर होगा मैप में, और मतलब उस स्टेट का। ज्योग्राफी और स्टैटिक के लिए मैप्स फॉलो कर रहे थे आप? बिल्कुल, तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प की। और कोई बुक भी फॉलो कर रहे थे? नहीं, मैंने ल्यूसेंट ही पढ़ी है इसके अलावा। तो लूसेंट को कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों को? भाई बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, भाई इतनी बड़ी लूसेंट है, उसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, ये पता नहीं चलता बच्चों को, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए लूसेंट पढ़ते वक्त? फर्स्ट टाइम तो आपको रीड आउट करनी ही पड़ेगी पूरी, फिर आपको मिनिमम है कि रिवाइज करना ही पड़ेगा, मतलब आपके माइंड में रहे वो चीज़ें। तो जब रिजल्ट आया एसएससी का, तब आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि रिजल्ट रात को आया था, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब फ्रेंड्स का पहले मैसेज आया कि रिजल्ट आपको किस टाइम पता चला कि रिजल्ट आ गया? आई थिंक 11 बज रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम का मतलब मैं घर पे अकेली थी उस दिन, क्योंकि मैं यहाँ पे रूम पे रहती हूँ, तो मैं अकेली थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब 12 बज गए, वही देखते देखते 2-4 बार चेक किया कि अच्छा सच में मिल गई है क्या सीएसएस। तो फिर सबसे पहले किसको बताया फिर आपने रिजल्ट के बारे में? सबसे पहले जिन भी फ्रेंड्स का मैसेज आ रहा था उनको बताया, क्योंकि फैमिली में मुझे लगा कि अच्छा रात को कॉल करके नहीं डिस्टर्ब करते हैं, बट ऐसा हुआ था मॉर्निंग में भैया का कॉल आया मेरे पास, क्योंकि उनके पास रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे कि रिज़ल्ट आ गया, तो उनको लगा कि शायद इसका हुआ नहीं है, इसलिए उसने हमें बताया नहीं है। और मैंने इसलिए नहीं बताया था कि रात को डिस्टर्ब ना हो वो, तो फिर उनका कॉल आया कि मतलब कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, नहीं हुआ, तो मैं कहा नहीं हो गया मेरा। अच्छा, वो सोच रहे थे हुआ नहीं एग्ज़ाम क्लियर। तो आपने ASO इन CSSE क्यों फिल की? और भी कोई पोस्ट आपके माइंड में थी या यही आपने टॉप में डाली थी? मेरे को था ASO CSS या फिर एक्साइज, क्योंकि एक्साइज में एक था कि कहीं भी मिल सकती है, तो लोकेशन का पंगा पड़ता है, इसलिए मैंने CSS को मैंने पहले रखा था, पहले CSS इसके बाद हाँ एक्साइज थी। तो वहाँ पे वर्क कल्चर गर्ल्स के लिए बहुत सूटेबल रहता है, और सेफ्टी वाइज भी, एटमॉस्फेयर वाइज भी, वर्क कल्चर जो भी है, तो जितना भी मैंने सुना है उसको, और मुझे लगता है CGL की हर पोस्ट अच्छी ही है। तो CSS में जैसे CSS का बताइए, अभी जैसे ट्रेनिंग होगी इसमें, तो कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है, फिर मिनिस्ट्रीज में क्या प्रेफरेंस मांगते हैं आपसे, उसके बारे में बताइए कुछ। आई थिंक इसमें 2.5 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है ना, उससे पहले मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस। ASO इन CSS की सैलरी क्या रहती है? 75,000 इन हैंड, ग्रॉस आई थिंक 85-86 के अराउंड रहती है। जैसे अभी एग्ज़ाम आने वाला है 2023 का, तो उसमें बच्चों को आप क्या
राय देना चाहेंगे भाई कैसे तैयारी रखें अपनी वो? प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना हो सके प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, क्योंकि पहले जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे जो अपना वीक पॉइंट लगा वो ये लगा कि मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया और मैंने प्रैक्टिस को बिल्कुल छोड़ ही दिया। लाइक कि ठीक है पहले ये कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगा जितना आपको आता है पहले उसकी प्रैक्टिस रखिए अपनी साथ के साथ, तो तभी वो चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगी कि एक तो अपना स्ट्रेटजी मेंस तक के लिए लेके चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं होता है प्री और मेंस के बीच में। तो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको वीक मत होने देना, उसको पहले अपना और स्ट्रॉन्ग करके चलो, उसके बाद अपने वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा वर्क करो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। सिली मिस्टेक्स बच्चे कैसे अवॉइड करें? जैसे मैथ्स में, रीजनिंग में बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं उनके, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वो आप एक तो वही प्रैक्टिस से आप सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं। बार बार जब आप होगा कोई चीज़ तो माइंड में आ जाएगी कि हाँ यार यहाँ पे मैं गलती करता हूँ या करती हूँ, तो ये मुझे ध्यान रखना है इस चीज़ का। और दूसरा, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो उस टाइम भी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर कर जाता है, तो उस टाइम थोड़ा ध्यान, थोड़ा फोकस लास्ट टाइम जब आप लगा रहे हो, आंसर पे क्लिक कर रहे हो, तो वो आप रखो कि पूछा क्या एग्जैक्टली। जैसे आपका 2019 में सिलेक्शन नहीं हुआ और 20 में भी अकाउंटेंट मिली आपको, तो वहाँ पे आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे थे? जीएस एक मेन सब्जेक्ट है मेरा, जो वीक सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा थोड़ा बहुत Tier 3 भी मेरा अच्छा नहीं गया, अब की बार तो हट गया है थैंक गॉड तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। जैसे आप पढ़ाई के वक्त बच्चे क्या करते हैं, कोई इंस्टा चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, तो आप भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी पढ़ाई के बीच में, या बिल्कुल फोकस रहता था आपका? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है लाइक पढ़ के बोर हो जाओगे तो कुछ तो ज़रूरी है ना कि हाँ ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए लाइक फ्रेंड्स के साथ घूम आए, फैमिली बातें कर ली। तो चलिए रजनी, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें इंटरव्यू के लिए और बच्चों को भी मोटिवेट किया आगे सिलेक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।